साथियों, आज पुनः हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ संख्या 109 में आप सभी का स्वागत है। योग प्रकरण चल रहा है। योगों में एक नए योग के साथ आज फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। ये आज मृदंग योग। मृदंग से आप समझते ही है कि मृदंग क्या होता है, कि मृदंग के बाजे की गूंज चारों ओर फैलती है। इस योग में जन्मे व्यक्ति के भी चारों ओर जो है प्रकाश उसका विराजमान होता है, चारों ओर उसका सम्मान होता है और अपने जीवन कार्य क्षेत्र में उच्च पद को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करने के साथ साथ राजा के समान जिंदगी जीता है और राजा के समान जिंदगी जीते हुए अत्यंत धनवान, सुखी, प्रसिद्ध, समृद्धि, तो ये सब चीजें उसके जीवन में होती है। तो वो योग कैसे बनेगा, महत्वपूर्ण योग है ये भी। और ये योग जो है कैसे बनता है, ये योग जो है सभी ग्रहों को लेके बनता है। ग्रह, सारे ग्रह इसमें जो है आपस में जो है एक दूसरे का संबंध बनाते हैं और लग्न और केंद्र स्वराशि इन्हीं में जो है ये ग्रह बनता है। बहुत आसान योग है, इसको भी समझना आपको बहुत आसान होगा। इसमें यह है कि अब कह क्या रहा है कि ये योग कैसे बनेगा। कहता है कि लग्न मजबूत, सबसे पहली शर्त ये होगी, पहली शर्त इस योग की होती है कि लग्नेश क्या हो, मजबूत हो, मजबूत हो। अब लग्नेश मजबूत कैसे होगा? लग्नेश मजबूत तभी होगा जब वो स्वराशि का हो, उच्च का हो, केंद्र में हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, किसी पाप ग्रह की दृष्टि में ना हो, पाप प्रभाव में ना हो और पाप ग्रह उसके साथ न बैठे हो, तो मजबूत होगा। तो मजबूत होगा। तो अब यहां पहले आप ये देखें कि लग्न जो है, लग्न इसी को लग्न कहते हैं। आप ये जान चुके हैं पूर्व में ही कि लग्न इसे कहते हैं। तो लग्न से, लग्न में मंगल बैठा है, तो मंगल कहां बैठा? अब आप देख रहे हैं मंगल बैठा कहां है? मकर राशि में बैठा। तो मकर राशि में क्या होता है? मंगल उच्च का होता है। तो एक तो उच्च का हो गया और दूसरा केंद्र में भी हो गया और त्रिकोण में भी हो गया। प्रथम भाव को अब देखिए, केंद्र किसे किसे कहते हैं, हम पुनः इसको परिभाषित कर दे रहे हैं। केंद्र जो है 1, 4, 7 और 10 भाव को केंद्र कहते हैं। त्रिकोण किसे कहते हैं? त्रिकोण की बात होती है। त्रिकोण जो है, त्रिकोण 1, 5 और 9 को त्रिकोण कहा जाता है। तो केंद्र और त्रिकोण की बात आती है। तो केंद्र में भी है और त्रिकोण में भी है। तो आप ये जानते हैं पहले से ही कि त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह कभी भी अशुभ प्रभाव नहीं देता है और वो भी लग्नेश है। लग्नेश भी जो है उच्च का हो गया, उच्च का होकर लग्न में बैठा, इसका प्रभाव बहुत मजबूत होगा। दूसरी शर्त क्या इसमें कह रहा है कि अन्य सभी ग्रह, बहुत आसान है, अन्य सभी ग्रह, अब आपको उसमें पाप और शुभ ग्रह नहीं देखना है, सभी ग्रह राहु केतु को छोड़कर, राहु केतु छाया ग्रह को छोड़कर, छाया ग्रह को छोड़कर अब कहां हूं? केंद्र में हूं, केंद्र में हूं, त्रिकोण में हूं, त्रिकोण में हूं या स्वराशि के हूं, स्वराशि के हूं अथवा उच्च के हूं, अथवा उच्च के हूं। अब आपको समझ में आ गया क्या कह रहा है कि लग्नेश मजबूत हो। लग्नेश का बली होना बहुत आवश्यक है। लग्नेश जब तक बली नहीं होगा, क्योंकि शरीर को ही सब कुछ करना है, शरीर को ही भोगना है, तो सारी चीजें शरीर ही भोगता है। तो शरीर का मजबूत होना आवश्यक है। तो शरीर का पहले स्वामी मजबूत हो और वो उच्च राशि में यहां मौजूद है। फिर कह रहा है अन्य सभी ग्रह राहु केतु को छोड़कर, राहु केतु को कुछ छाया ग्रह है, जिसके साथ बैठते हैं वैसा व्यवहार करते हैं, इसलिए उस पर जो है बहुत ध्यान नहीं दिया गया। बाकी सभी ग्रह, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सभी ग्रह जो है केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। अब इस कुंडली में आप देखिए
कि चंद्रमा कहां बैठा है। चंद्रमा जो है अपनी स्वराशि में भी है। चंद्रमा की स्वराशि कर्क राशि में चंद्रमा स्वराशि का होता है, कर्क राशि में चंद्रमा स्वराशि का होकर बैठा है, और केंद्र में भी है। चंद्रमा केंद्र में है, सूर्य से 72 डिग्री 60 30 90 मतलब 72 डिग्री दूरी पे है, तो चंद्रमा उस तरह से मजबूत, चंद्रमा कमजोर नहीं है। तो इस पे का चंद्रमा मजबूत नहीं है, तो चंद्रमा चंद्रमा मजबूत है। चंद्रमा मजबूत होने के कारण जो है चंद्रमा भी मजबूत हो गया। दूसरा, अगर अब सूर्य को देख लीजिए, सूर्य जो है कहां बैठा है, सूर्य भी केंद्र में बैठा है। और कहां पे है सूर्य, सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में उच्च राशि का होता है, मेष में उच्च राशि का सूर्य होकर यहां पे बैठा है। अब मंगल आप देख ही रहे हैं कि मंगल केंद्र में और त्रिकोण में भी है, मंगल केंद्र और त्रिकोण में उच्च राशि का है। अब मंगल के बाद बुध की बात आती है। बुध कहां बैठा, बुध जो है त्रिकोण में आया, और किसकी राशि में बैठा, शुक्र की राशि में बैठा। शुभ ग्रह की राशि में शुक्र बैठा है और शुक्र के साथ बैठा है। तो शुक्र के साथ बैठा, शुभ ग्रह के साथ बैठा है, तो बुध भी मजबूत है, क्योंकि बुध अकेला होता है तो बली होता है, किसी ग्रह के साथ बैठता है, जैसे ग्रह के साथ बैठता है उससे उसका व्यवहार हो जाता है। तो ये त्रिकोण का स्वामी होने के नाता ये शुभ फल नहीं देगा, शुभ भाव में आया। उसके बाद बृहस्पति की बात देखिए, तो बृहस्पति भी केंद्र में आया, केंद्र में आया 10वें भाव में, ये कर्म भाव में आके बैठा गुरु, और कर्म भाव में आके बैठ के ये जो यहां बैठा और केंद्र में बैठा, ये स्वराशि में नहीं लेकिन केंद्र में आ गया है, तो केंद्र में आने से ये भी शुभ हो गया। और उसके बाद शुक्र जो है, शुक्र स्वराशिस्थ होकर और त्रिकोण में बैठ गया, ये भी जो है बहुत ही बली हो गया, मजबूत हो गया। और शुक्र के बाद शनि की बात देखिए, तो शनि जो है दूसरी राशि में बैठा है, दूसरे भाव में बैठा है, मारक भाव में बैठा है, लेकिन स्वराशि का है। हमेशा स्वराशि के जो भी ग्रह होंगे, उच्च का ग्रह, स्वराशि का ग्रह और त्रिकोण में बैठे ग्रह कभी भी अशुभ परिणाम नहीं देते, वो चाहे पाप ग्रह ही क्यों ना हो। ये आप पहले के पाठों में जान चुके हैं। अब तो इसको आपने देखा, अब इसका फल जो है, फल की बात आती है कि ये चीजें जो है फल क्या क्या होगा। फल जो है, ऐसा व्यक्ति, अब देखिए फल जो है, हमने आपको बताया कि ये जीवन में बहुत ही उन्नति करने वाले लोग होते हैं। तो जीवन में उन्नतशील होंगे, एक तो आप ये लिख लीजिए उन्नतशील होंगे, शील होंगे। पहले तो जो स्वाभाविक है, जो स्कूल में जो प्रभाव होता है, उस प्रभाव की हम बात कर लेते हैं। उसके बाद आपको और ये इससे भी समझाएंगे कैसे हो रहा है। उन्नतशील होंगे, और ये क्या करते हैं, उच्च पद प्राप्त करते हैं। उच्च पद जहां भी रहेंगे उच्च पद प्राप्त करेंगे, प्राप्त करेंगे, और राजा के समान जीवन व्यतीत करेंगे, राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं। राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं, अब आपने ये देखा। और इसी जीवन में अब बाकी और चीजें, जब राजा के समान जीवन व्यतीत करेंगे तो धनवान होंगे ही, धनवान होंगे, प्रतिभावान होंगे, प्रतिभावान होंगे, प्रतिष्ठित होंगे, प्रतिष्ठित होंगे, और जब ये इतना सब चीजें होंगी तो ये भी आप जान लें कि सुखी होंगे ही होंगे। सुखी होंगे, पारिवारिक जीवन इनका जो है संपूर्ण होता है, पारिवारिक जीवन, पारिवारिक जीवन संपूर्ण होता है। अब संपूर्ण का मतलब क्या है कि पति पत्नी, पिता मां, पुत्र, पुत्रवधु, पुत्री, सभी कुछ इनको जो है जीवन में प्राप्त होता है। ये भी तो इस तरह सफल जीवन, बहुत ही सफल जीवन होता है, तथा भौतिक और सांसारिक सुखों को, भौतिक तथा सांसारिक सुखों को
सुखों को भोग करने वाले होते हैं। भौतिक और, अब आपने देखा कि भौतिक और सांसारिक सुखों को तो इसमें सारी चीजें आ गई। इनके पास गाड़ी भी होगा, वाहन भी होगा, मकान भी होगा, तो ये सारी चीजें इनके अंदर हो जाएगी। और ये इनकी सारी अभिलाषाएं, जितनी भी अभिलाषाएं ये करते हैं, जो भी इनके मन में इच्छा होगी, उच्च शिक्षा प्राप्त करना, तो शिक्षा उन्होंने क्या दिया, उच्च पद प्राप्त करेंगे तो उच्च शिक्षा वाले होंगे, तभी उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो अपनी सारी अभिलाषाओं को वर्तमान जीवन में ही पूर्ण कर लेते हैं, वर्तमान जीवन में ही समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं। पूर्ण करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। इस योग में जिसका भी जन्म हुआ, इस ऐसी स्थिति कम ही बनती है कुंडलियों में कि सभी ग्रह जो है स्वराशिस्थ हों, उच्च के हों और केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो सभी ऐसी स्थिति बहुत कम ही बनती है। अब लेकिन अब देखिए क्यों ऐसा होगा। अब ये भी मन में प्रश्न आता है कि इतना सारा सुख इनको मिलेगा और ग्रह इसी तरीके से कहीं ना कहीं बैठेंगे, और ये ग्रह बैठेंगे तो कैसे मिलेगा। अब आप मंगल देखिए, मंगल इनका बल, मंगल को आप लोग जानते हैं पहले से कि मंगल बल का स्वामी है, और बल का स्वामी है बल, बली होकर, मंगल बल का कारक होकर राजतंत्र में इसको जो है राजा मंगल को सेनापति की पदवी प्राप्त है। सेनापति कहाँ बैठा है, सेनापति हमारे साथ बैठा है। सेनापति बली होता है और राजा के आदेशों को पालन करने वाला होता है और सेना का नेतृत्व करता है, नेतृत्व का गुण होता है। तो अब ऐसा व्यक्ति जब उच्च का मंगल उसके लग्न में बैठेगा तो नेतृत्व करने की क्षमता उसके अंदर होगी, बहुत बली होगा। अब उसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, मंगल की दृष्टि पड़ेगी अपने मित्र की राशि जो है चंद्रमा पे पड़ेगी। सातवीं दृष्टि से सभी देखते हैं, तो सातवीं दृष्टि से जब ये देखेगा तो अपने पार्टनर को देखेगा, पत्नी को देखेगा, तो पत्नी का सुख से प्राप्त होगा, पत्नी का सुख प्राप्त होगा और पत्नी से भी उसके भाग्य में वृद्धि होगी। उसके बाद इसकी 3 दृष्टियां होती हैं मंगल की। आप लोग जानते हैं कि चौथे घर को भी देखता है, 7वें घर को देखता है और 8वें घर को देखता है। तो मंगल चौथे घर को देखेगा, 1, 2, 3 और 4 चौथे घर से सुख को देखेगा। सुख भी उसके मित्र का घर है, सुख उसका स्वयं का घर है, स्वयं का घर है, वहां मित्र उसका सूर्य बैठे हुए हैं। तो राजा के ऊपर उसकी दृष्टि है, तो राजा के साथ बैठा हुआ है और स्वयं के घर पर दृष्टि दे रहा है। तो स्वयं को घर को कभी कोई ग्रह खराब नहीं करता है। तो यानी सुख को भी ये वृद्धि करेगा, सुख को वृद्धि करने वाला होगा। समस्त सुख, माता का सुख, वाहन का सुख, गाड़ी का सुख, मकान का सुख, ये सारे सुख यहाँ से प्राप्त होंगे। उसके बाद मंगल की चौथी दृष्टि हो गई, 7वीं दृष्टि आपको बताई दी है। 8वीं दृष्टि से आयु को देखेगा। आयु भी इसके किसका घर है, आयु इसके मित्र का घर है। सिंह राशि यहाँ है, सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं और सूर्य मंगल के मित्र हैं। तो मंगल के मित्र हैं, मंगल अपने मित्र की राशि को देख रहा है, तो निश्चित ही तौर पे जो है आयु की वृद्धि करने वाला होगा, आयु में भी बल देगा, आयु की वृद्धि करेगा। अब मंगल का प्रभाव आपने जान लिया। अब दूसरे घर को आप जानिए कि किसके प्रभाव को जान लीजिए। अब शनि के प्रभाव को जानिए। शनि देखिए अब कहाँ बैठा है, शनि स्वराशिस्थ होकर। तो स्वराशिस्थ होकर शनि कहाँ बैठा, धन कुटुंब रत्न बंधन के क्षेत्र में बैठा। यहाँ से धन, परिवार, रत्न कुटुंब, संचित धन की बात होती है। तो शनि जब स्वराशिस्थ होगा तो स्वराशि होगा। शनि की एक ये भी बहुत बड़ा गुण है कि शनि जहां बैठता है वहां हर चीज में बढ़ोतरी करता है। तो यहाँ की हर चीजों में बढ़ोतरी करेगा, तो परिवार की वृद्धि यहाँ से होगी, धन की वृद्धि होगी यहाँ से, और संसारिक सुखों की, जब धन की वृद्धि होगी तो संसारिक सुखों की वृद्धि होगी। और इसकी दृष्टि भी 3 दृष्टियां होती हैं। इसके ये तीसरी दृष्टि तीसरे भाव को देखता है, 7वें भाव को देखेगा ही देखेगा, और 3, 7 और 10वें भाव को देखता है। 3, 7, 10 पे ये दृष्टि देता है। तो शनि की तीसरी दृष्टि कहां पड़ेगी, 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि से कहां देखेगा, ये देखेगा, यहां को देखेगा, सुख भाव को देखेगा। तो सुख को देखेगा तो सुख की वृद्धि करेगा। उसके बाद शनि क्या है, 7वीं दृष्टि से जो है कहां देखेगा, 7वीं दृष्टि से आयु देखेगा। आयु का कारक है, आयु का कारक होकर अपने आयु कारक होकर यहां देख रहा है, तो इसकी आयु की वृद्धि करेगा। ये भी आयु की वृद्धि के साथ 10वीं दृष्टि से 7, 8, 9 और 10वीं दृष्टि से आय भाव को देखेगा। दृष्टि इसकी पड़ेगी तो आय पे दृष्टि पड़ेगी तो आय की वृद्धि होगी। और आय की वृद्धि कैसी, आय की वृद्धि, इसके राज्य को देखा जाता है, राज्य को देखा जाता है तो राज्य से आय की वृद्धि होगी। अब राजा से भी मतलब राज्य से वृद्धि। अब उसका तीसरे ग्रह सूर्य की बात आती है। अब आप सूर्य को देख लीजिए, सूर्य कहां उच्च का होकर सुख भाव में बैठा, तो समस्त सुखों को देगा ये
सुख को देने वाला होगा। तो यहाँ पे भी आप देखिए सूर्य के यहाँ बैठने से क्या होगा, माता का सुख, यहाँ पे भवन का सुख, गाड़ी का सुख, वाहन का सुख और अच्छी गाड़ी। अब सूर्य उच्च का है तो सूर्य उच्च का है तो कैसा है कि सरकारी वाहन भी मिल सकती है। राज्य का कारक है, राजा है, राजा से वाहन सुख प्राप्त होना है तो राजा से राशि वाहन। तो जो राशि वाहन का मीन्स क्या होता है कि पहले राशि वाहन के राजा के यहाँ से घोड़े रथ आदि होते थे, आज की तारीख में जो है वो सरकारी वाहन की बात होती है। सरकारी वाहन, सरकारी बंगला, सरकारी सुख भी, नौकर चाकर, हर एक चीज इसको विद्यमान होंगे। उसके बाद इसकी दृष्टि कहाँ होती है, इसकी एक ही दृष्टि होती है, देखेगा कर्म भाव को देखेगा। सूर्य जो है राजा है, राजा कर्म भाव को देख रहा है तो कर्म को देख रहा है, तो और वहां से गुरु राजा को देख रहा है तो दोनों गुरु की दृष्टि भी उस पे है। तो इस कारण से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, शुभ ग्रह की दृष्टि उस पे है तो कर्म को भी अच्छा कर देगा सूर्य और कर्मठ बना देगा बहुत ज्यादा। अब सूर्य के बाद आप आ जाइए अगले ग्रह पे आइए, बुध की बात कर लेते हैं। तो बुध जो है, बुध किसका स्वामी, बुध जो है युवराज की पदवी प्राप्त है। बुध को राजतंत्र में युवराज की पदवी प्राप्त है। और बुध कहाँ कहाँ का स्वामी बुध है, बुध बुद्धि को देने वाला है। तो बुद्धि का दाता बुध जो है वो कहाँ बैठा, त्रिकोण में बुद्धि भाव में ही बैठ गया। यहां से बुद्धि और संतान की बात होती है तो यदि संतान भी प्राप्त होगी और दूसरी चीज क्या होगी, यहां से बुद्धि विद्या का जो है अर्जन होगा। तो विद्या अर्जन होगा और विद्या अर्जन होने के बाद बुद्धिमान और विद्वान हो जाएगा बहुत ज्यादा। उसकी सातवीं दृष्टि, इसकी भी एक दृष्टि है। इस सातवीं दृष्टि से कहा आय पे देखेगा तो बुद्धि से अपने आय की वृद्धि करेगा। बुद्धि, अब उसके बुद्धि इतनी होगी, उस बुद्धि से शुभ ग्रह के साथ बैठा है। तो शुभ ग्रह कहाँ बैठा, ये बुध कहाँ आया, बुध त्रिकोण में आया। त्रिकोण में हमेशा शुभ फल देगा और आय को देखेगा तो आय को भी शुभ फल देगा। बुध के बाद शुक्र की बात कर लेते हैं। तो शुक्र कहाँ बैठा, शुक्र स्वराशि के होकर त्रिकोण में बैठा। तो स्वराशि के होकर त्रिकोण में बैठा है। और अब यहां कुछ और योग भी बन रहे हैं, वो भी आप देखते चलिए। बुध क्या है, शुक्र कहाँ कहाँ का स्वामी है, शुक्र यहाँ का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है और केंद्र का भी स्वामी है। तो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होके और त्रिकोण में बैठ गया, बहुत ज्यादा बली शुक्र हो गया। शुक्र इतना बली हो गया कि केंद्र का स्वामी और कर्म भाव का स्वामी है। तो कर्म को तो सुख क्या देता है, सांसारिक सुखों को देने वाला है। तो जब सांसारिक सुख को देगा तो कर्म में सांसारिक सुख सारे प्राप्त हो जाएंगे। यहां से प्राप्त हो रहा तो यहां से ही प्राप्त होंगे। उसके बाद विद्या भाव में बैठा है तो विद्या में बहुत ज्यादा उसकी राइटिंग अच्छी होगी, पढ़ने लिखने में बहुत तेज होगा, लोग उसका सम्मान करेंगे क्योंकि शुक्र को मंत्री का दर्जा राजतंत्र में प्राप्त है और वैसे ये राक्षसों के गुरु भी हैं और स्वराशि के होकर बैठे हैं और केंद्र त्रिकोण के मालिक हैं। जिनका फल बहुत ज्यादा ये राजयोग कारक है। तो एक तरह का केंद्र त्रिकोण का मालिक होना वो राजयोग कारक बनाता है। तो एक योग तो ये बन गया, आपके एक योग इसके अंदर कौन सा बन रहा है, एक राजयोग भी बन रहा है। उसके बाद इसमें और भी योग, किसमें कौन कौन से योग बन रहा है वो भी हम लिख देते हैं। तो शुक्र राजयोग कारक भी है। उसके बाद शुक्र के बाद आप आ जाइए चंद्रमा पे आ जाइए। चंद्रमा स्वराशिस्थ होके 7वें भाव में बैठा है तो पार्टनरशिप में लाभ, यहां पार्टनरशिप में लाभ मिलेगा। पत्नी से बहुत प्रेम होगा, पत्नी भाव का स्वामी मां के कारक है, मां से बहुत प्रेम इनको होगा। और चंद्रमा पत्नी के जो है, पत्नी को भी प्रतिनिधित्व करते हैं। चंद्रमा जो है, चंद्रमा की दशाओं में ही जो है पुरुषों की शादी होती है तो पत्नी यहाँ पे बहुत अच्छी, जो भी पुरुष होगा उसको पत्नी मिलेगी। और स्वराशिस्थ होकर यहाँ बैठे हैं तो पत्नी या पति जो भी होगा उसका रंग साफ होगा, वो क्या होगा, भावुकता से भरा हुआ होगा, सहृदय होगा, बहुत प्रेम से बोलने वाला होगा। और उसकी दृष्टि लग्न पे है तो लग्न के साथ उसका सामंजस्य भी बहुत अच्छा होगा। ये चंद्रमा यहाँ से बैठ के देख रहा है क्योंकि इनकी भी एक दृष्टि है, केवल यहीं पे देखेंगे। और चंद्रमा मंगल के मित्र भी है। अब उसके बाद आप गुरु पे आ जाइए। तो गुरु कहाँ है, गुरु जो है बैठा है आपके केंद्र में आया और केंद्र में आके बैठा है कर्म भाव में बैठा है। तो कर्म किस तरीके का होगा, आध्यात्मिक कर्म, मतलब जो भी कार्य करेगा कार्य में कोई त्रुटि नहीं होगी। कार्य जो है बहुत निष्ठापूर्वक सम्मान से और अच्छे कार्य करेगा। जो कार्य हर जगह सम्मानित कार्य हो, सम्मानित कार्य को करने वाला होगा। अध्यात्म का बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होगा, ऐसा पूर्व। अब गुरु की दृष्टि क्या है, गुरु की दृष्टि 3 जगह पड़ेगी। गुरु की भी 3 दृष्टि होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5वीं दृष्टि से धन भाव को देखेगा तो धन कुटुंब रत्न बंधन की ये वृद्धि करेगा। 7वीं दृष्टि से ये सुख भाव को देखेगा तो सुख की वृद्धि करेगा। और 9वीं दृष्टि से शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा को देखेगा तो शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा की कमी करेगा गुरु, क्योंकि शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह है तो यहाँ शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा जो है इसके समन करेगा। और ये भी आपके लिए अच्छा हुआ।
तो सारी चीजें ऐसी कुंडली होगी, सारी चीजें अच्छी। अब इसमें और योग क्या कर रहे हैं, मंगल आपका, आप ये जानते हैं पहले से पढ़े हैं कि मंगल अगर केंद्र में हो जाता है, केंद्र में स्वराशि या उच्च का हो जाए तो कौन सा होता है, रोचक योग। रोचक योग, एक रोचक योग आप पहले पढ़ चुके हैं पहले अध्यायों में कि रोचक योग जो है ये भी लोगों को बहुत ज्यादा बलवान और मजबूत बनाता है। तो ये चीज आप पहले रोचक योग में जान के। दूसरा योग क्या बन रहा है, शुक्र से बन रहा है। शुक्र केंद्र और त्रिकोण का मालिक है, तो शुक्र से यदि योग बन रहा है तो ये राजयोग बन रहा है। ये राजयोग भी आप पहले जान चुके हैं कि शुक्र केंद्र त्रिकोण का मालिक होता है तो ये राजयोग हो जाता है। तो राजयोग कारक है, तो ये राजयोग देने वाला होगा। इसकी दशाएं अंतरदशाएं राजयोग कारक होगी, बहुत ज्यादा मान सम्मान इज्जत देगी। उसके बाद गुरु जो है, गुरु चंद्रमा लग्न से केंद्र में या चंद्रमा से केंद्र में आ जाने पर गजकेसरी योग का निर्माण होता है। एक योग इस कुंडली में क्या और बन जा रहा है, गजकेसरी योग। गजकेसरी योग का भी इसमें निर्माण हो जा रहा है। तो गजकेसरी योग का निर्माण होगा। तो अब ये भी आप देखिए कि गुरु जो है लग्न से भी केंद्र में है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और चंद्रमा से भी केंद्र में है तो 1 2 3 और 4 चंद्रमा से, तो गुरु बहुत अच्छा हुआ। तो 1 3 योग तो सीधे सीधे ये बन रहे हैं, और उसके बाद शुभ ग्रहों की युति से और उससे जो और योग बन रहा है, तो ये 3 योग बन रहा है। तो सारे तरीके से ये है कि इस तरह की कुंडली किसी की होती है तो उसको फिर से एक बार समझ लीजिए कि लग्नेश मजबूत हो। बनता कैसे है, लग्नेश बली हो, स्वराशि का हो, उच्च का हो, शुभ ग्रहों से दिष्ट हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, तो लग्नेश मजबूत हो गया। और समस्त ग्रह राहु केतु को छोड़ के समस्त ग्रह जो है क्या हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो या स्वराशि के हो, तो ये योग का निर्माण होता है जो मृदंग योग है। जिस तरह मृदंग की आवाज जो है चारों ओर जो है गुंजायमान होती है और उस व्यक्ति का नाम कीर्ति गूंजती रहती है, और उसी प्रकार ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत ही उच्चता को प्राप्त करता है, और उच्चता को प्राप्त करके मान सम्मान इज्जत प्राप्त करते हुए और बहुत आगे बढ़ता है, बहुत आगे जाता है। तो आज इस योग को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, कल किसी और योग की जो है चर्चा करेंगे। अभी योग प्रकरण ही चल रहा है, समस्त योगों को शुभ योगों की बात कर रहे हैं। अभी हम आपके सामने केवल शुभ योग रख रहे हैं। शुभ योग के बाद कुछ जो है दुरूह योग है, बालारिष्ट योग है, जो कुछ योग हानिकारक योग है, तो तलाक योग है, तो इन योगों की भी बात करेंगे। तो हम इसी के साथ साथ कुंडली में ये भी समझाते हैं क्यों कैसे देखी जाती है, लेकिन ये भी जान लीजिए कि इनके फल कब कब प्राप्त होंगे। जैसे ये चीजें इसके अंदर ये गुण तो होंगे, लेकिन वो अलग अलग समयों में ये गुण प्राप्त होंगे। जैसे क्या होगा कि मंगल की दशा होगी, तो मंगल की दशा आएगी तो मंगल की दशा में उसका शरीर बहुत मजबूत होगा, उसके बल बहुत होगा, बहुत मेहनत करने लगेगा, और नेतृत्व करने का गुण मंगल की दशा में आ जाएगा। शनि की दशा आ जाएगा तो आयु की वृद्धि होगी, शनि परिवार आदि की वृद्धि होने लगेगी, परिवार की वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी। सूर्य की दशा आएगी तो राजा के समान कोई उच्च पद उसको मिल जाएगा, आगे बढ़ेगा। बुध की दशा आएगी तो बुध की दशा में वो पढ़ाई लिखाई में बहुत उच्चता प्राप्त करेगा। शुक्र की दशा में सांसारिक सुखों को भोगने लगेगा। चंद्रमा की दशा में उसका पारिवारिक जिंदगी में वो आएगा, परिवार उसका बनेगा, परिवार शादी ब्याह होगा और ये सब चीजें होंगी। और गुरु की दशा में अध्यात्म की तरफ भी उसका रुझान होगा, धर्म कर्म पूजा पाठ आदि में भी उसका ध्यान रहेगा। इस प्रकार इस योग बहुत ही अच्छा योग जिंदगी में बनता है और बहुत आसान योग है। इसे हमको लगता है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर इसको आप लोग समझ रहे हैं इसे आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए, और समझ में आ रहा है तो अन्य लोगों को शेयर भी करें। आप अन्य लोगों को शेयर करेंगे तो जो और भी लोग इसे जानना चाहते हैं उनको भी जो है इसका लाभ मिलेगा। और हम इसी तरह से सभी जितने योग शुभ योग बनते हैं उन योगों की चर्चा आपसे करेंगे। और उसका कुंडली में बहुत बृहद है, इतना बृहद है कि इसको वर्षों कई वर्षों तक आपको धैर्य रखने की जरूरत है। कई वर्षों तक अगर इसका अध्ययन किया जाए, जीवन प्रयत्न, वेद का 6वां अंग है, वेदांग कहा जाता है। तो वेदांग होने के नातक इसका अंत नहीं है, ना हमारे बताने से पूरा हो सकता है, ना आपके पढ़ने से पूरा हो सकता है। इसलिए इसको धैर्य से समझने से और याद करने से, जैसे इसको आपने याद किया तो याद करने से बहुत ज्यादा याद नहीं होगा। आपने इसको याद किया, उन्नतशील होगा, उच्च पद प्राप्त करेगा, राज के समान जीवन व्यतीत करते हैं, धर्मान प्रतिभावान, इसको याद करने लगेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा। आप कुंडली से याद करिए, मंगल है तो मंगल की दृष्टि ऐसे पड़ रही, उच्च का है तो क्या वो कहाँ कहाँ देखेगा, क्या स्थिति होगी, क्या बनेगा, तो वही दशाएं होंगी, तो उसको देखना यही आसान है। तो आज इतना ही, सभी को नमस्ते, धन्यवाद।